प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस पेपर को कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को कर रहे हैं। 2017 में जो पेपर हुआ था, जो प्रश्न पूछा गया था, उन्हीं सभी हिंदी के प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि हर साल होने वाले प्रैक्टिस पेपर को हम करने के बाद एक अलग से प्रैक्टिस पेपर करेंगे और हर सब्जेक्ट की क्लास भी करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्री में सारी चीज़ें दी जा रही हैं। यही चीज़ें आप अलग अलग बैच में जा करके पेड में खरीदते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया जाता। मैंने आपसे एक वीडियो में और बता रखा था। हर वीडियो में हम आपसे बताते हैं कि दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक होता है रिपीटेड प्रश्न और एक होता है रिलेटेड प्रश्न। रिपीटेड प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिन्हें प्रश्न को सीधे सीधे दोहरा दिया जाता है, और रिलेटेड प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित हैं। तो मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आप प्रैक्टिस पेपर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर गौर से सुना करिए और पढ़ा करिए। अगर हो सके तो आप इसका नोट्स भी बना लें। अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। नीचे नंबर दिया गया है 8004109989। जैसे आप टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन करेंगे वहाँ पे हम आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। ठीक, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप, यानी अगर आपको कोई चीज कहना तो मौखिक अभिव्यक्ति आप कैसे करेंगे, इसे आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी आप लिख करके मौखिक अभिव्यक्ति कहाँ कर पा रहे हैं? सुलेख, ठीक, इससे भी नहीं कर। सुलेख मतलब सुंदर लिखना, ठीक। श्रुत लेख, सुने हुए लेख को लिख देना, नहीं। आशु भाषण, यानी आप भाषण दे करके अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं मौखिक रूप से, यानी आप मौखिक रूप से उसे बता सकते हैं। यहाँ आप देखिए, आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक स्पष्ट रूप है, ठीक है। आशु भाषण, भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया, जैसे आज मान लीजिए आपको भाषण देना है तो भाषण के आधा घंटा पहले आपसे बता दिया जाएगा कि आपको हिंदी पे भाषण देना है, आपको प्रेमचंद पे भाषण देना है, आपको हरिवंश राय बच्चन पे भाषण देना है, या आपको हरगोविंद खुराना साइंस पे भाषण देना है, या आपको इस बीमारी पे भाषण देना। मतलब भाषण के कुछ पल पहले आपको उसके बारे में बता दिया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं। शेष सभी लेखन से संबंधित है, लेकिन यह भाषण किससे संबंधित है? भाषण से जिसमें आपके मौखिक अभिव्यक्ति का वर्णन हो सकता है। चलिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो अच्छी बात है, आप जानते हैं हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां। मैंने एक वीडियो में उत्तर प्रदेश की बोलियां और भाषा आपको पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। दूसरी बात मैं करूं, जल्दी ही आपके टेट की हिंदी का क्लास जब चलेगा तो उसमें हम लोग भाषा विज्ञान को फिर से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि भाषा विज्ञान से हर साल 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को पूरा करने के लिए हम लोग भाषा और भाषा से संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियाँ, कितनी बोलियाँ हैं? 18 बोलियाँ होती हैं। डिस्क्रिप्शन को बहुत गौर से सुनिएगा। हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभक्त किया जाता है। कितने उपभाषा में? 5 उपभाषा में विभक्त किया जाता है, जो इस प्रकार है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। कौन कौन? बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक शब्द कोई न कोई बढ़ा देता है, ठीक। पश्चिमी हिंदी में कौन आते हैं? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू। कितनी आती हैं? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी व बांगरू आती हैं, ठीक। बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो मैथिली, मगही, योंग भोजपुरी आती हैं। राजस्थानी हिंदी की बात करें, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, योंग जयपुरी आती। और पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुमायूनी, योंग गढ़वाली है। और पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुमायूनी और गढ़वाली है। इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती हैं, तथा दक्षिणी हिंदी यानी दक्षिण की मूल का ही पूर्व रूप मिलाकर कुल 18 बोलियां हो जाती हैं, ठीक है। चलें अब आगे। भारतेंद्र युग में मिलने भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। कह रहा भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। कौन सी पत्रिका युग्म है, इसे आपको बताना है। तो कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप, ठीक है, यही आपका युग्म सही है। देखिए आगे, कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंद्र युग से
में प्रकाशित पत्रिका युग्म है? कह रहा भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है वो कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप है। ठीक है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बाल कृष्ण भट्ट ने किया। यह भी एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, आगे बढ़े। तद्भव पत्रिका, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम लिखना। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है आपको ये बताना है। नाम है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम कौन है? अखिलेश। ठीक, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। यह मासिक पत्रिका है जो मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जीवे सियार, यह पंक्ति किसकी है? आपको ये बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। 12 बरिस कुत्ते जीते हैं और 13 बरिस तक सियार। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है तो आप बताएंगे यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है। ठीक है, कह रहा है 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जीवे सियार, यह पंक्ति जगनिक कृत परमाल रासो आल्हा खंड से है। यह ग्रंथ आल्हा छंद से रचित और वीरों के उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियों कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा नरपत नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? कह रहा किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो आप कहेंगे मॉरिशस में। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पे? मॉरिशस में। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रिका, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि से हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो आप जानते हैं सूरसागर किस भाषा की रचना है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। पश्चिमी हिंदी यानी ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्त से युक्त पदों का संग्रह है। इसके प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वां स्कंद का अति विस्तृत है। इनमें भक्त का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। विदित हो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की और अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी। ये सब चीज़ें आप बहुत बार पढ़े हैं, जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बस उन्हें रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो मैं बस आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड और प्रश्न आते हैं, इसे मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। ध्यातव्य है कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। त्रिधारा, मुकुल किसके काव्य संग्रह हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? कह रहा कौन सी भाषा ऐसी है जो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो आप कहेंगे उसे मानक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध और व्याकरण सम्मत भाषा होती है। व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना। उक्त गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है परमाल रासो। कौन? परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचयिता जगनिक हैं। यह आल्हा छंद से बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, खुमार रासो के रचयिता दलपत विजय तथा बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल हैं। यहाँ पे एक को दिया गया है आपको
छांटना है और छांट करके इससे रिलेटेड 4 प्रश्न आपको 5 प्रश्न करने हैं 41 से लेकर के 45 तक। एक गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ना है, ठीक है। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु में कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु तक जब उनकी मृत्यु होती है, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रखे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चरत भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यप कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको ही बताना। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे। घूम धन अक्कड़, घुमक्कड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन है, अक्कड़ प्रत्यय, ठीक है। घूमना मूल शब्द है और अक्कड़ जुड़ जाएगा तो प्रत्यय होकर के क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जैसा कि आपने ऊपर देखा वहाँ पे दिया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। आपके पैरा में स्पष्ट रूप से लिखा गया। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। स्वच्छंद में स्वधन छंद है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी, स्पष्ट लाइन में लिखा गया है, तो आप कितना बताएंगे, 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है आपको बताना है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से है। किससे है, वैदिक धर्म से है। तो यहाँ पे आपका रहा वैदिक धर्म से होता है। निमिष शब्द का पर्याय है, निमिष, निमिष का पर्यायवाची आपको बताना है। निमिष का पर्यायवाची होता है क्षण, निमिष शब्द या पल का पर्यायवाची है, ठीक। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, आपको वाच्य भी पढ़ना होगा। भाववाच्य, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार और कर्म वाच्य के क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्याशा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, ठीक है। अपरिमेय, जिसकी माप ना संभव हो, और अना हो, जो बिना बुलाए आया हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गेहूं, ठीक। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताना। निष्कपट का संधि विच्छेद निधन कपट, निधन कपट। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, वर्तनी सही अनुगृहित होता है, तो अनुगृहित आपका बी वाला सही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, अपेक्षा का विशेषण रूप आपको बताना है।
अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? अपेक्षित होता है। अपेक्षा का विशेषण रूप भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसमें प्रत्यय लगा करके क्या हो जाता है? अपेक्षित हो जाता है, विशेषण बनाया जाता है, ठीक। साध्वनि आपको मैंने कई बार बताया है कि आप याद कर लीजिए इसे क्या कहते हैं? ताश मूस दस, ठीक है। तो कह रहा है साध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है? तो ताश मूस दस, तो इसे कहाँ से कहते हैं? तालु से, ठीक है। उसके बाद होता है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होता है? तो आप बताएंगे अति उपसर्ग होता है। कौन सा होता है? अति उपसर्ग होता है। वहीं पे उपतक्या, उपतक्या का अगर आप ध्यान देंगे तो उपतक्या का अर्थ क्या है? तो उपतक्या का अर्थ आपको बताना है। उपतक्या का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि, ठीक। और अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? नासिक से होता है। कहाँ से होता है? नासिक से होता है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो पर यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण होता है, ठीक। शीर्ष का तत्सम रूप क्या होगा? शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष होता है, ठीक। और चौराहा में समास बताना है तो आप जानते हैं चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। जहाँ पे संख्या आती है वहाँ पे द्विगु समास होता है। और आँख की किरकिरी होना अंतिम प्रश्न है 2017 के टेट का। तो जल्दी से बताइए, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का फीडबैक आप कमेंट करके दे सकते हैं, लाइक करके दे सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।